बदलते भारत की शान। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं नीता सिंह। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गांव के साथ में। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देने की कोशिश करते हैं, जिसमें होते हैं 3 सेगमेंट: खेती किसानी, हमारा पशुधन, कामयाब किसान की दास्तान। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। किसान भाइयों, आइए देखते हैं पहला सेगमेंट खेती किसानी। अगर हम सही तकनीक का इस्तेमाल करें और वैज्ञानिकों की सलाह मानें तो अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। कम जोत में भरपूर फसल लेने के लिए किसान मिश्रित खेती का सहारा लेते हैं। इस तकनीक में मुख्य फसल के साथ सहायक फसलें लगाई जाती हैं। इसमें किसान 3 से 4 फसलें तक ले सकते हैं। इस विद्या की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें खेत के हर हिस्से का इस्तेमाल हो जाता है और आय की आवक बनी रहती है। साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति का सही इस्तेमाल लिया जा सकता है। मेरठ के किसान विनोद जी ने अपने खेत में मिश्रित फसलें लगा रखी हैं। वो गन्ने के खेत में बचे हुए स्थान का उपयोग सहायक फसलें उगाने में करते हैं। इस समय उन्होंने गन्ने के साथ मसूर की फसल लगाई है। आइए जानते हैं विनोद जी से कि मिश्रित खेती के क्या लाभ हैं और किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों ने जो गन्ने की साथ में सह फसल जो बो रखी है वो हमने कैसे तैयार करी, कैसे ली। जो आप देख रहे हैं ये मसूर और गन्ने का खेत है और हम लोगों ने ओटम में असोज में गन्ने की बुआई करी, यानी कि 15 सितंबर को हमने गन्ने की बुआई करी। और गन्ने की बुआई करी हमने टंच विधि से। टंच विधि का मतलब ये है कि जो लाइन से लाइन की दूरी है वो आपकी 3 फुट होगी, 5 फुट है सॉरी। लाइन से लाइन की दूरी 5 फुट और जो आँख से आँख की दूरी है वो आपकी 1 फुट होनी चाहिए। आँख निकालने के लिए पहले हमने गन्ने की आँख निकाली। एक आँख का गन्ना काटा और एक आँख के गन्ना काट के हम लोगों ने जो होता उसकी बुआई करी। जो आँख है वो एक एकड़ में करीब 10,000 आँख, 8 से 10,000 आँख एक एकड़ में लगती हैं। उससे हमारे गन्ने की भी बचत होती है। मैं आपको बता दूं कि अगर साधारण तरीके से हम गन्ने की बुआई करते हैं तो उसमें करीब 5 कुंटल गन्ना 1 बीघे में लगता है या 25 कुंटल गन्ना 1 एकड़ में लगता है। अगर हम गन्ने की आँख निकालकर बुआई करते हैं, टंच विधि से उसकी बुआई करते हैं, तो गन्ने की मात्रा लगभग 1.5 से 2 कुंटल लगती है। तो यानी कि हम 3 कुंटल गन्ने की बचत जो है टंच विधि द्वारा कर लेते हैं। मेरा ये मानना है कि हमें अपने खेतों में लागत को कम करना है। लागत कैसे कम करें, थोड़ा मैंने उस पर ध्यान दिया है। तो इसी वजह से मैंने टंच विधि को अपनाया कि सबसे पहले तो मेरी बचत हो गई आपकी गन्ने के बीज में। 15 सितंबर को गन्ने की बुआई की है। बुआई के लिए ट्रेंच विधि का इस्तेमाल किया है। कतार से कतार की दूरी 5 फीट रखी गई है। बीज से बीज की दूरी 1 फीट रखी है। इस विधि में गन्ने के बीज का कम उपयोग होता है। किसान को लागत कम करने पर जोर देना चाहिए। अक्टूबर माह में मसूर व चना फसलें लगा दी। इसके अलावा गन्ने के साथ सब्जी फसलें भी लगा सकते हैं। 25 से 30 दिन बाद गन्ने में निराई करें। इस समय जब गन्ने में पानी दें तो उसके साथ जीवामृत भी दें। गन्ना फसल में केंचुआ खाद और सरसों की खल डालें। इस तरह से जैविक रूप से गन्ने की फसल मिल जाती है। 1 बीघे में 1 क्विंटल मसूर का उत्पादन लिया जा सकता है।
अक्टूबर का महीना आया तो उसमें हमने जो आप देख रहे हैं मसूर और चना 2 फसल हमने इसमें बुआई करी। आधा में चना बो दिया, आधे खेत में जो है मसूर बो दी। पीछे भी आप देख रहे होंगे जो गन्ना है, उधर भी जो है आपका गन्ना है और गन्ने के साथ में वहाँ बंद गोभी थी, फूल गोभी थी और खाने पीने के लिए जो सब्जियां होती हैं मटर, धनिया, चना, मेथी, पालक, वो खाने पीने के लिए एक बेड पर वो सब कुछ हमने लगा रखा है। तो घर की सब्जी हमें बाहर से, घर के लिए जो सब्जी है वो बाहर से नहीं खरीदनी पड़ती, सब हम लोग जो हैं उसी गन्ने के साथ में जो सह फसल हमने बो रखी है उसी से हमें मिल जाती है। बुआई कर दी। बुआई करने के बाद में 25-30 दिन के बाद में गन्ना हमारा करीब लगभग 1 फुट का हो जाता है और उसके बाद जो है हम उसकी निराई करी। निराई करने के बाद उसमें फिर पानी चलाया और पानी जो है वो हम लोगों ने जीवामृत वेस्ट डिकम्पोजर दोनों पानी के साथ में चलाया, क्योंकि जो गन्ना हम लोग पैदा कर रहे हैं उसको हम केमिकल फ्री कर रहे हैं, यानी कि जैविक खेती के नाम से जो है हम उसको कर रहे हैं। उसमें कोई भी रासायनिक खाद हम लोग नहीं डाल रहे हैं। उसकी पूर्ति हम कैसे करते हैं खाद की, क्योंकि जब हमने बुआई करी गन्ने की उसमें हमने वर्मी कंपोस्ट यूज किया 25 से 30 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके बाद जैसे ही गन्ने की हमने बुआई करी तुरंत हमने उसमें पानी दिया और पानी जो है वो जीवामृत और वेस्ट डिकम्पोजर के साथ चलाया। साथ साथ हमने इसमें जो सरसों की खल है उसको 2 किलो 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सरसों की खल को भी पानी के साथ में चलाया। तो जो गन्ने में खाद दिया उसमें कोई भी रासायनिक खाद नहीं था, सारा जैविक था। उसके बाद गन्ना जो है वो बड़ा होता रहेगा। इसकी निराई गुड़ाई करी हमने और आज जो है करीब 3-4 महीने का ये गन्ना हो गया है। और साथ में जो मसूर देख रहे हैं ये भी करीब 2.5-3 महीने की हो गई हैं। अब इसमें फ्लोवरिंग लगभग शुरू हो जाएगी। मेरा ये मानना है कि जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी, मसूर की जब कटाई होगी, तो मुझे लग रहा है कि करीब 1 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से या 5 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इस मसूर का जो है ईल्ड आएगी, पैदावार होगी। तो जो सह फसल से हमें पैदावार मिल रही है उसको मार्केट का हम रेट लगाएं, अगर 40 रुपये किलो भी हम मसूर का रेट लगाएं तो 1 बीघे से हमें 4000 रुपये जो है वो मसूर से मिल रहे हैं। तो मेरा ये अनुभव है कि जो गन्ने में लागत आती है वो हमारी जो है जो इसमें सह फसल हम बोते हैं उससे निकल जाती है। मसूर, चना, गोभी, कई बार सब्जियां जो हैं वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो गोभी हमने बोई थी उसका मार्केट में रेट अच्छा मिला, उत्पादन तो खेत में बहुत बढ़िया था ही, तो वो हमने करीब 1 एकड़ में 82-84 हज़ार रुपये की बेची थी। इस बार मार्केट में थोड़ा रेट डाउन था तो वो लागत तो जो है हमारी निकल गई है, लेकिन जो हम बचत की बात करते हैं वो अब की बार नहीं निकल पाई। इसीलिए मार्केट के ऊपर थोड़ा सब्जी डिपेंड रहती है, लेकिन चना और मसूर जो है लगभग इनके फिक्स से दाम रहते हैं और इनके एमएसपी भी जो है वो निर्धारित है, तो इनसे हमें नुकसान होने की संभावना कम रहती है। मिश्रित खेती से किसान कई गुना मुनाफे की अवधारणा को जीवंत कर सकता है। इससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत भी हो सकेगा और एक बार में 2 से 3 फसलें ले सकेगा। तो आपने अभी देखा सेगमेंट खेती किसानी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद,
किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आइए अब रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट हमारा पशुधन। स्वस्थ शरीर में प्रोटीन की मात्रा की पूर्ति के लिए अंडे और मांस शामिल किए जाते हैं। इसकी पूर्ति के लिए बत्तख पालन अच्छा विकल्प है। बत्तख से अंडे और मांस दोनों ही रूप में मुनाफा कमाया जा सकता है। आमतौर पर उन्नत नस्ल की बत्तख एक साल में 300 से ज्यादा अंडे देती है। अंडे का वजन 65 से 70 ग्राम के बीच होता है। वहीं मुर्गी की तुलना में बत्तख के मांस से मुनाफा भी ज्यादा होता है। इस तरह देखा जाए तो बत्तख पालन काफी मुनाफे का सौदा है। इसे शुरू करने के लिए सबसे जरूरी आसपास पानी के स्रोत का होना है, जहां बत्तख आसानी से प्रजनन कर अंडे दे सके और विचरण कर सके। इसके लिए कृत्रिम तालाब बनाकर भी बत्तख पालन किया जा सकता है। बत्तख से अंडे और मांस दोनों ही रूप में मुनाफा कमाया जा सकता है। बत्तखों में रोगों से लड़ने की क्षमता मुर्गियों की तुलना में ज्यादा होती है। गर्मियों के मौसम में इन्हें खास देखभाल की जरूरत होती है। इसके लिए बत्तख पालकों को चाहिए कि वो रहने की जगह पर गंदगी, गंदा दाना पानी, दूसरे जीवों से नजदीकी व गीला कूड़ा जैसी बातों का खास ध्यान रखे। साथ ही आवास का फर्श सूखा व साफ रखे। बत्तखों के चूजे हमेशा रोग रहित व अच्छी नर्सरी से ले। बीमार बत्तखों को तुरंत अलग कर दे। मृत बत्तखों को जला दे या कहीं दूर ले जाकर दबा दे। चिकित्सक से सलाह लेकर जरूरी टीके लगवाएं। इस व्यवसाय में नुकसान को कम करने के लिए चूजों पर खास ध्यान दें। यदि चूजों की संख्या में कमी होती है तो उसका सीधा असर व्यवसाय पर पड़ता है। इसके लिए जरूरी है कि कृत्रिम गर्मी से 15 दिनों तक सेए गए चूजों को पालने में सावधानी बरते। मसलन चूजों को टीन गार्ड के घेरे में रखें। साथ ही अंडों से निकले चूजों को फर्श पर रखने से पहले चटाई जरूर बिछा दें। 5 से 6 हफ्तों तक हर 2 से 3 दिनों में चटाई को धूप में सुखाएं। चूजों को रोज दिन में 3 से 4 बार साफ पानी पिलाएं। चूजों को बारीक दाना दें। 1 महीने बाद चूजों को तालाब में छोड़े, लेकिन शिकारी पशु पक्षियों से उनकी रक्षा करें। 4 महीने की उम्र में नर व मादा की पहचान हो जाती है। आहार पर ध्यान दिया जाए तो बत्तखें 5 माह बाद अंडे देने लगती है। इस समय बत्तख के आहार में जरूरी पोषक तत्व शामिल करें। इस तरह बत्तख पालन करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके अलावा किसान चाहे तो खेती या मछली पालन के साथ भी बत्तख पालन कर सकते हैं। इससे एक ही समय में मुनाफे की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। किसान भाइयों, अभी आपने देखा सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों, गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में पशुओं की देखभाल कैसे की जाए ये हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं इस माह का पशुपालक कैलेंडर। मई माह का पशु कैलेंडर 2021। मई माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में अधिक गर्मी रहती है, साथ ही कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा भी रहती है। पशुओं को धूप व लू से बचाने का उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें व पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए, इस हेतु लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पानी में मिलाकर दें। पशुओं के आहार में मौसम के अनुसार आवश्यक बदलाव करें। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे, इसके लिए उसे संतुलित आहार दें। चमोकन एवं पेट की कृमि से बचाव का उचित प्रबंध करें। खरीफ में हरा चारा लेने के लिए
ज्वार एवं मक्का की बुआई करें। भेड़ पालक इस माह में भेड़ की ऊन कतरने का कार्य करें। तो अभी आपने देखा सेगमेंट हमारा पशुधन। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब वक्त हो गया है सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान का। आइए देखते हैं। और आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जिसने कड़ी मेहनत कर अपना नाम कमाया और दूसरों के लिए मिसाल बन गए। पशुपालन में पशुओं की बढ़ती संख्या में व्यवसाय की सफलता छुपी होती है। इसीलिए ज्यादातर युवा वर्ग पशुपालन में रुचि ले रहे हैं। इस व्यवसाय में कुछ ऐसे भी युवा हैं जो पहले से किसी व्यवसाय में थे, लेकिन पशुपालन में अधिक संभावनाएं होने के कारण इस क्षेत्र में खुद को ज्यादा सशक्त कर रहे हैं। ऐसे ही एक युवा हैं गाजियाबाद के प्रदीप सिसोदिया। प्रदीप जी पहले टूर एंड ट्रेवल्स का व्यवसाय किया करते थे। वर्तमान में वो उस व्यवसाय को छोड़कर कड़कनाथ का पालन कर रहे हैं। प्रदीप अपने फार्म हाउस में सिर्फ कड़कनाथ का पालन नहीं कर रहे, बल्कि बटेर, देसी मुर्गा, बतख, बकरी और मछली पालन इन्होंने किया हुआ है। प्रदीप जी ने मुख्य रूप से कड़कनाथ मुर्गे पालन पर जोर दिया है। इस संबंध में वो बताते हैं कि कड़कनाथ के प्रति लोगों में जागरूकता आ रही है, जिससे दिनों दिन इसकी मांग में इजाफा हो रहा है। इसके लिए प्रदीप जी ने सोशल मीडिया का भी अच्छा इस्तेमाल करते हुए अपने व्यवसाय को नए आयाम दिए हैं। कैसे शुरू किया उन्होंने इस व्यवसाय को, आइए जानते हैं उन्हीं से। कड़कनाथ मुर्गे का जो हमने फार्म स्टार्ट किया है, इसके लिए हमने ऑनलाइन सर्च किया था, तो वहाँ से हमें कृषि विज्ञान केंद्र जो झाबुआ है उसके बारे में पता लगा। तो हम वहाँ पे गए थे, वहाँ पर जाकर हमने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग के बाद हमने यहाँ पर कड़कनाथ स्टार्ट किया। कड़कनाथ के जब हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ पर उस समय कोई भी कड़कनाथ के बारे में जानता नहीं था, तो हमें काफ़ी तकलीफ़ें आई इसकी कड़कनाथ को लोगों तक पहुँचने के लिए, क्योंकि अपना शुरू से जब ये हमारा प्रयास था, जैसे कि मोदी जी की जो सोच है वही हमारा प्रयास रहा है कि किसान की आय दोगुनी कैसे हो। तो जैसे जैसे मैंने इसमें धीरे धीरे 2 साल तक करीब ये स्टार्ट किया, करता रहा कड़कनाथ का काम, तो मैंने फिर मार्केट की स्टडी करी और फिर मैंने मोदी जी से प्रेरित होकर किसान की आय दोगुनी कैसे हो उसके लिए मैंने इसमें डायरेक्ट मार्केट को कैप्चर करना स्टार्ट किया। जिससे क्या हुआ कि डायरेक्ट मार्केट में जैसे गया तो लोगों की जो डिमांड थी, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह थी, उसको देख देख के मैंने अपने यहाँ चेंजेस करता चला गया। जैसे कि हमारे पास सिर्फ पहले कड़कनाथ ही था, तो लोग आते थे हमारे पास, क्योंकि मैंने डायरेक्ट के लिए मार्केटिंग
अपना फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, डिजिटल इंडिया की जो जितनी भी स्कीम है वो सब यूज़ करके वो हमने लोगों तक डायरेक्ट पहुंचना कोशिश की, और अब आज हम अचीव भी कर चुके हैं अपने टारगेट। तो उसी हिसाब से हमने कड़कनाथ के साथ साथ यहाँ पर कड़कनाथ की फार्मिंग कर रहे हैं। अभी जो है हमारे पास बटेर भी हैं, हमारे पास देसी मुर्गे दोनों तरह के, जो क्रॉयलर मुर्गा फार्म देसी होता है और प्लस एक जो प्योर देसी होता है वो भी हमारे पास है। पशुपालन के साथ साथ प्रदीप जी ने अपने फार्म हाउस में एक किचन सुविधा भी शुरू की है, जिसको नाम दिया है द मीट विलेज। इसमें वो मांसाहारी व्यंजन बनवाते हैं। ये शुरुआत उन लोगों को ध्यान में रखकर की गई है जो अपने घरों में ये व्यंजन बनाने में असमर्थ हैं। यही वजह है कि उनका ये व्यवसाय लोगों के बीच अच्छा खासा लोकप्रिय हो रहा है। हमने एक छोटा सा किचन भी स्टार्ट किया है अपने फार्म पे ही। तो हमने अपने फार्म का जो नाम है वो इस तरह से रख दिया है द मीट विलेज। मतलब कि जो आपको प्रोडक्ट मीट से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आपको चाहिए तो हमारे पास जो हमारे जो दिल्ली एनसीआर, क्योंकि आपको पता है एक अच्छा मार्केट प्लेस है, तो उसका मद्देनजर रखते हुए हमने चीज़ें की अवेलेबिलिटी यहाँ पे कराई है। और अवेलेबिलिटी कराने के बाद लोगों का जो रिस्पांस है वो हमें बहुत अच्छा मिला है। और क्वालिटी से हम कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, साफ़ सफाई और इस तरह का हम पूरा ध्यान रखते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, डिजीज़ आती है, तो उसका हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद के साइंटिस्ट लोग हैं और अपने कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ हैं मध्य प्रदेश, वहाँ पे हम टच में रहते हैं। और तो हमारे को जो अभी इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा व्यवसाय जो है बहुत अच्छी तरह चल रहा है। मैं यही सलाह दूंगा, अगर कोई डायरेक्ट मार्केट में जाना है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि सपोज कीजिए कि, क्योंकि मैंने ये सोचा कि मोदी जी ने ये बात बोली क्यों कि किसान की आय दोगुनी कैसे हो, तो मेरा ये फिर मैंने इसके ऊपर ध्यान लगाया कि अगर एक कोई किसान है और वो गेहूँ उगाता है, तो गेहूँ उगाने के बाद अगर वो डायरेक्ट गेहूँ बेचेगा वो भी मंडी में जाके, तो उसको कभी फ़ायदा नहीं होने का। तो इसमें क्या है कि जब तक वो थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए कि गेहूँ उगाया, तो गेहूँ के उगाने का तो थोड़ा सोचे ना कि दलिया बना के बेचें, जैसे कोई आलू बना रहे हैं तो उसका चिप्स बना के बेचें, कोई मसाले हैं तो साबुत है तो उसे पीस कर बेचें। तो उसी तरीके से हमने जो है फार्मिंग में यहाँ पर डायरेक्ट मार्केटिंग स्टार्ट की हुई है, जिसके लिए हमारे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारे पास हैचरी भी है, जिसमें हम पूरे ऑल इंडिया के जो हमारे छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं उनको हम 1 डे ओल्ड चिक्स, 15 डेज़, फुल साइज़, ये पूरा ऑल इंडिया हम बाई ट्रेन भेजते हैं। इसके लिए जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो हमारे पास बुकिंग करा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एग्स की भी पूरी यहाँ पे जो कड़कनाथ के एग्स मिल जाते हैं, कड़कनाथ के एग्स बेस हम यहाँ पे सेल करते हैं और देसी के एग्स सेल करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि अब एक फार्म मॉडल में हमने एक ऐसी जगह बना दी कि जहाँ पर शहर के जो भी अच्छे शौकीन लोग हैं वो हम पे अप्रोच करते हैं। लोगों की मौजूदा जरूरतों को समझकर किया गया काम हमेशा फल देता है। यही वजह है कि प्रदीप सिसोदिया जी का ये व्यवसाय अपने क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रदीप जी ने जहां खुद का भविष्य संवारा है, वहीं युवाओं को भी नई राह दिखाई है। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखी एक कामयाब किसान की कामयाबी की दास्तान। गांव किसान में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।